जिनवू की दुनिया में एक ऐसी एंशिएंट जंग चल रही है जिसे इंसानों ने कभी देखा भी नहीं। एक तरफ है रूलर्स, प्रोटेक्टर ऑफ लाइट, जिनका मकसद है इस दुनिया को हर हाल में बचाना, और दूसरी तरफ मोनार्क्स, जो है डार्कनेस के राक्षस, जिन्हें पैदा ही किया गया था सिर्फ केओस और डिस्ट्रक्शन के लिए। इन मोनार्क्स को बनाया था खुद एब्सोल्यूट बीइंग ने, मगर ये बन गए उसी के सबसे खतरनाक एनिमीज। अब सवाल यह है, जब दो डिवाइन फोर्सेस आमने सामने टकराएंगी तो क्या इंसानियत बच पाएगी या फिर पूरी दुनिया डार्कनेस में समा जाएगी? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डार्कनेस के राक्षसों की, यानी मोनार्क्स के बारे में। तो लगे हाथ, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। चलो फिर मैं वीडियो शुरू करता हूं। वैसे तो इस सीरीज में बहुत सारे मोनार्क्स दिखाए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उनकी जो वाकई में सबसे ताकतवर थे, समझे ना? तो सबसे पहले आता है लेजिया, द मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग, और जायंट्स का राजा। उसका नाम सुनते ही एक ऐसी एंशिएंट पावर की गूंज सुनाई देती है जो सदियों से दबी हुई थी, लेकिन यह था धोखेबाज और चालाक, शांत दिखने वाला मगर अंदर से घातक। बाकी मोनार्क्स जहां तबाही के देवता थे, वहीं लेजिया था पहला और इकलौता मोनार्क जिसे रूलर्स ने कैद किया था। सोचो, एब्सोल्यूट बीइंग की मौत के बाद उसे अर्थ पर कैद करके उसकी मैना को इंसानों की दुनिया में निचोड़ा गया। सदियों तक उसकी एनर्जी खींची जाती रही, बिना वेसल, बिना ताकत के। फिर भी वो किसी भी इंसान से ज्यादा स्ट्रांग था जिनवू को छोड़कर। लेजिया के पास थी दो घातक एबिलिटीज, ट्रूथ इंड्यूसमेंट और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। लेकिन इम्प्रिजनमेंट ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो अपनी फुल पावर कभी दिखा ही नहीं पाया। और जब फाइनली उसे मौका मिला तो उसने जिनवू को भी धोखा देने की कोशिश की। वफादारी का वादा किया था और वार किया पीठ पीछे से, पर जिनवू किसी को सेकंड चांस नहीं देता। अब आता है टार्नैक, द मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी और मॉन्स्ट्रस ह्यूमनॉइड्स का राजा, घमंडी और इंसानों से नफरत करने वाला। टार्नैक को यह बर्दाश्त ही नहीं था कि जिनवू जैसे एक इंसान को शैडो मोनार्क बना दिया गया। उसे यह सच्चाई कभी कबूल ही नहीं हुई। वो ताकतवर तो था, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिनवू के सामने उसकी ईगो भी कांपने लगी थी। उसे पता था बिना अंटारिस के वो जिनवू का सामना तक नहीं कर सकता। टार्नैक के पास थी दो खतरनाक एबिलिटीज, टेलीपैथी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, लेकिन वेसल की कमी ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर जब उसने अर्थ पर हमला किया, सोचा था थॉमस एंड्रे अकेला होगा, उसे मार गिराना आसान होगा, मगर तभी वो फंस गया। बेरू, बिलियन और थॉमस, इन तीनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर आयरन बॉडी को टुकड़ों में काट डाला। अगला है योगमुंट, द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन और डिमोनिक स्पेक्टर्स का राजा, एक घमंडी और अडियल मोनार्क जो इंसानों को कुछ नहीं समझता था, यहां तक कि उसने जिनवू के पिता संगिलवान को भी कमजोर कह दिया था। लेकिन घमंड के साथ साथ इतनी समझ जरूर थी कि वो सच्ची ताकत को पहचान सके, और जब पहली बार उसका सामना जिनवू से हुआ, वो जान गया कि ये इंसान आम नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत तो दिखा नहीं सका क्योंकि उसके पास भी वेसल नहीं था, बस एक ही एबिलिटी थी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। लेकिन अंत में उसे भी अपनी मौत मिलती है। नेक्स्ट आता है राकान, द मोनार्क ऑफ बीस्ट्स, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों को अपना शिकार मानता था, कमजोर और मारने लायक। लेकिन असलियत में तो ये खुद डरपोक और खुदगर्ज था, और जिनवू जैसे ताकतवर वॉरियर्स को देखकर इसका घमंड चूर चूर हो गया और ये अपनी जान बचाने के लिए जिनवू से भीख मांगने लगा। इतना ही नहीं, ये इतना गिर गया था कि जिनवू से वफादारी का झूठा वादा तक कर दिया, बस इसलिए ताकि मारा न जाए। मगर वो भूल गया था कि जिनवू रहम नहीं करता। राकान की मेन एबिलिटीज थी टेलीकिनेसिस, रिजेनरेशन और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, और बाकी मोनार्क्स की तरह आखिरकार ये भी जिनवू के हाथों मारा गया। अब आती है कुरेशा, द मोनार्क ऑफ प्लेग्स और इंसेक्ट्स की रानी, एक सनकी और खून की प्यासी राक्षसी जिसे इंसानों को मारने में मजा आता था। वो उन्हें शिकार समझती थी, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मारती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपने ही कीड़ों के लिए वो एक माँ जैसी थी। एक मोनार्क होने के नाते उसकी पावर्स भी जानलेवा थी, नेक्रोमैंसी, मैना मैनिपुलेशन, रिजेनरेशन, वेनम इंड्यूसमेंट और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसी घातक एबिलिटीज। लेकिन ईगो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे लगता था कि वो जिनवू से भी शक्तिशाली है। उसे ये तक फर्क नहीं पड़ा कि उसके सामने बेरू खड़ा है। वो उसे मजाक में ले रही थी, और यही गलती उसका आखिरी साबित हुआ।
जिनवू ने बिना एक पल गवाए केरे शाह को मार डाला, बिल्कुल बेरहमी से। नेक्स्ट है हॉकवन, द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, स्नोफॉल का राजा। बाकी मोनार्क्स की तरह ये भी अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था, मगर जो इसे सबसे अलग बनाती थी वो था इसका कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागना। हाँ, फ्रॉस्ट मोनार्क लड़ाई और खून खराबे से कतराता था। जेजू आइलैंड रेड के दौरान उसकी यही हेजिटेशन साफ दिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर था। हॉचवान की पावर्स थी आइस मैजिक, स्लीप इंड्यूसमेंट और वही स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। मगर जब जिनवू का नाम सामने आया तो इसके अंदर की सारी ठंडी बर्फ डर में पिघल गई। डरा हुआ हॉचवान बाकी मोनार्क्स को उकसाने लगा कि जल्दी से शैडो मोनार्क के वेसल को मार दो, बिना ये सोचे कि वो कौन है और क्या कर सकता है। और यही बेवकूफी उसकी आखिरी गलती बनी। जिनवू ने गोगन ही की मौत का बदला लिया और हॉचवन को बर्फ में ही गाड़ दिया। नेक्स्ट है डीमन किंग बारान, द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स। एक ऐसा राक्षस जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा करती थी। बिना किसी ह्यूमन वेसल के भी उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्रूर, घमंडी और पूरी तरह से लड़ाई के लिए प्यासा, बारान कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। रूलर्स और मोनार्क्स की जंग में जब उसका सामना एशबोर्न से हुआ, उसे पता था कि वो हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़ा आखिरी सांस तक। बारान की ताकत का अंदाजा तुम इसी से लगा लो। जिनवू ने डीमन कैसल में उसकी एक कॉपी को हराया था, लेकिन असली बारान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसकी एबिलिटीज थी हेल्स आर्मी, लाइटनिंग ब्रेथ और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबोर्न, द मोनार्क ऑफ शैडोज। वो पहला शैडो मोनार्क जिसे पूरी दुनिया जानती थी एक और नाम से, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। एशबोर्न वो नाम है जिससे रूलर्स और मोनार्क्स दोनों कांपते थे, क्योंकि उसके पास थी डार्कनेस की वो ताकत जो सब कुछ निगल सकती थी। लेकिन बाकी मोनार्क्स से अलग एशबोर्न के अंदर थी इंसानियत। उसे लाइफ की कदर थी। वो उस बेवजह की जंग से थक चुका था और इसी वजह से उसने खोजना शुरू किया एक ऐसा सक्सेसर जो इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। एशबोर्न था शैडो पावर का एब्सोल्यूट मास्टर, पर साथ ही वो रूलर की ताकत भी रखता था। उसकी डेडली एबिलिटीज थी रूलर्स अथॉरिटी, मोनार्क्स डोमेन, शैडो प्रेजर्वेशन, शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो एक्सचेंज। और जब उसने जिनवू को चुना तो शैडो मोनार्क की लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। एशबोर्न जिनवू के अंदर आज भी जिंदा है। नेक्स्ट है एंटरीस, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और ड्रैगन्स का राजा। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर मोनार्क एंटारिस था। तबाही का दूसरा नाम। हर जीवन को खत्म करने की कसम खाई थी उसने, लेकिन जिन्होंने उसे बैटल में अपनी ताकत से हैरान किया, एंटारिस सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करता था। और यही रिस्पेक्ट उसने जिनवू को भी दिया। जिनवू ही वो मोनार्क था जिसने उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया। एंटरीस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो जिनवू का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हुआ। उसकी डेडली एबिलिटीज थी ड्रैगन स्फीयर, ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन और टेलीपैथी। लेकिन आखिरकार जिनवू रूलर्स के साथ मिलकर उसे उसकी ही पावर से हरा देता है। और लास्ट में आ जाता है द मोनार्क ऑफ शैडोज, जो शुरू हुआ था इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर बनने से। ई रैंक हंटर से सीधा एस रैंक हंटर तक का सफर। सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग से ही कम पावरफुल था वो बना एशबोर्न का सक्सेसर और सिस्टम का प्लेयर। जिनवू ने पूरी तरह से एशबोर्न की पावर्स को अब्सॉर्ब किया और अब वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। सिर्फ एंटारिस ही नहीं, वो 2 बार टाइम को रिवाइंड कर चुका है पृथ्वी को बचाने के लिए। जिनवू के पास है ब्लड लस्ट, क्विकसिल्वर, म्यूटिलेशन और डैगर रश जैसी खतरनाक एबिलिटीज, और वो एशबोर्न की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। बल्कि वो बन चुका था एक ओमनीपोटेंट बीइंग जो हर जगह मौजूद है। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ठोक दो यार, वरना जिनवू तुम्हें शैडो आर्मी में भर्ती कर लेगा और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। बाय बाय। मिलते हैं अगली बार और भी खतरनाक कहानी के साथ।